ये जगह एक अलामत है लखनऊ वालों की बहादुरी की, उनकी हिम्मत की, उनकी जवामर्दी की। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तो वो उससे मुहावरा बना के पानी पिला दिया। All happenings from the past are at some point forever embedded with us. फासलों की जो ज़बां है हम समझते ही नहीं, हमको जो महसूस कर ले हम उसी के पास हैं। तो ये मतलब देखिए ये एक मीठा एरोगेंस है। दाल के प्रति मेरा कमिटमेंट है। अच्छा, तो ये उस दाल का करिश्मा था। शरर ने लिखा है, लखनवी वो नहीं होता है जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। रज़ा और प्रीति मुझे लेने आए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं रेसिडेंसी। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मौसम में गर्मी नहीं है। तो हम यहाँ रेसिडेंसी पहुँच गए और यहाँ पर किससे मिलने वाले हैं हम? सर, मिस्टर हिमांशु वाजपेयी। हाँ, यस। तो हिमांशु से हम मिलने वाले हैं, हिमांशु वाजपेयी जो दास्तान गो हैं, जो दास्तान गोई के एक्टर हैं। ही इज गोइंग टू शो मी अराउंड सम इंटरेस्टिंग साइट्स ऑफ लखनऊ और आप भी हमारे साथ बने रहिए। फैंटास्टिक। देखिए हम लोग अम्ब्रेला लेके तैयार हैं। So this is the residency। ये ब्रिटिश जब ईस्ट इंडिया कंपनी अवध में आई और उन्होंने एक अपना रेजिडेंट यहाँ पे रखा था टू बी पार्ट विद द नवाब। अच्छा। So this used to be his residence। अच्छा। धीरे धीरे पावर shifted from the Nawab to the residency। Got it। And finally 1856 the Nawab of last Nawab of Awadh was sent to exile। हाँ। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? दुर्गेश कुमार। दुर्गेश जी। हाँ। आप कितने वर्षों से यहाँ पर हैं? यहाँ हो गए 23 साल। 23 साल। हाँ। अरे वाह, कैसे हैं आप? मैं ज़रा जल्दी पहुँच जाता हूँ। जल्दी पहुंच गया। हाँ 8:54 में पहुंच गया। स्वागत है आपका, स्वागत है। वंडरफुल, स्वागत है। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। हिमांशु जो हैं वो दास्तान गो हैं, तो ये हमको आज दास्तान सुनाएंगे लखनऊ। वाह क्या बात है। वाह, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है कि आप हमारे शहर आए हैं और हमें ये मौका मिला कि आपको लखनऊ अपनी नज़र से कुछ दिखा पाएँ। शुरुआत यहाँ रेजिडेंसी से कर रहे हैं क्योंकि आम तौर पे लखनऊ का जो तसव्वुर है, जो ख्याल है, वो कुछ ऐसा है कि ये नज़ाकत का और बड़ी नफासत का और बड़ी नाजुकी का और ऐसा शहर है। लेकिन ये जगह एक अलामत है लखनऊ वालों की बहादुरी की, उनकी हिम्मत की, उनकी जवामर्दी की। अंग्रेज़ों का मरकज़ थी ये जगह। ये लखनऊ में जो भी पूरा अंग्रेज़ी निज़ाम था वो यहाँ बेस्ड था। यहाँ सारे अंग्रेज़ लोग, उनके घर थे, उनकी फैमिलीज़ यहाँ थीं और एक ये बड़ा इलाक़ा था जिसमें जो एक तरह से लखनऊ के अंदर एक तरह से अंग्रेज़ी सेटअप था। 1 जुलाई से लेकर और 16 नवंबर तक, यानी 30 जून को चिन्हट की जंग में लखनऊ वालों ने हरा दिया अंग्रेज़ों को। फिर वो लोग भाग के यहाँ आए, यहाँ सीज हो गया। तो आप समझिए जुलाई से लेकर नवंबर तक पूरा सीज रहा, पूरा मुहासरा, पूरा घेरा रहा इस जगह पर और ज़बरदस्त लड़ाई होती रही। मैंने यानी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई कि हेनरी लॉरेंस जो यहाँ मेन आदमी थे वो उनको मार दिया लखनऊ वालों ने। उनके बाद मेजर बैंक्स को यहाँ ख़त्म किया, उसके बाद इंग्लिश एक बहुत बड़ा कमांडर, उसको यहाँ ख़त्म किया। तो ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। तो ये वो जगह है। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, ताकि और ये तो खैर 75वां साल भी हमारी आज़ादी का। इसकी तारीख़ को जानते होंगे तो आपको यहाँ की हर लखौरी, यहाँ की हर ईंट जो है बात करते हुए नजर आएगी। क्या बात है गज़ब। था कि चूंकि आमतौर पे मौसम थोड़ा गर्म है, धूप हो जाती है अब तक, लेकिन आज मौसम चूंकि आप यहाँ आए हैं इसलिए मौसम भी अच्छा है। तो वो शेर बशीर बद्र साहब का है कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।
तो वो एक मुहावरा चलता है ना कि अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया, पानी पिला दिया। तो क्या हुआ कि चिन्हट की जंग जो हम यहाँ 30 जून 1857 को हुई, चिन्हट फैज़ाबाद रोड पे है। हाँ, खबर मिली इन्हीं हेनरी लॉरेंस को कि कुछ जो है जिनको वो लोग बागी कहते थे, हम क्रांतिकारी कहते हैं, तो क्रांतिकारी कुछ आ रहे हैं उधर से। तो ये अपनी फ़ौज लेके पहुँचे। इनको लगा कि हम हरा देंगे, क्योंकि उस ज़माने में ये तो कोई सोचता ही था हिंदुस्तान में कि भाई ब्रिटिश को भी हराया जा सकता है, वो भी ऐसे जंग लड़के। ये पहुँचे वहाँ और वहाँ ज़बरदस्त लड़ाई हुई और छक्के छुड़ा दिए, मतलब अवध की फ़ौजों ने, है ना। अब वो लोग वहाँ से भागे, इनकी तोपें भी लूट ली उन लोगों ने, और फिर उन्हीं तोपों से यहाँ उसको लगा के और ये रेजिडेंसी पे हमला बोला। तो खैर क्या हुआ कि जब हार के वो लोग भाग रहे थे अंग्रेज़, ये बहुत लोगों ने लिखा कि लखनऊ की तहजीब ऐसी थी कि वो जो इस्माइलगंज जो तब गांव था, आज लखनऊ के शहर के अंदर का इलाका है, उसके लोगों ने वो घायल होकर भागते अंग्रेज़ों को पानी पिलाया कि लो भाई हमने तुम्हें हराया है लेकिन पानी पी के जाओ, पानी मिलेगा। तो वो उससे मुहावरा बना कि पानी पिला दिया, कि हमने हराया और पानी पिला दिया। बल्कि कई लोगों ने लिखा कि हिंदुस्तान में बहुत सालों के बाद अंग्रेज़ हारे थे, मतलब उस तरह के हमने सामने की जंग में। तो कहानियाँ हिस्ट्री किस तरह से लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई है। ऑल हैपनिंग्स ऑन द पास्ट आर एट सम पॉइंट फॉरएवर एम्बेडेड विद अस। तो हिमांशु, यहाँ के किस्से बड़े फेमस है ना? हमारा तो घर चल रहा है उनसे। सिर्फ संजीदे और सीरियस किस्से ही है या कोई मजाकिया मामला भी? नहीं, बहुत ज़बरदस्त पुराने शहर हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो। इनमें क्या है कि चूँकि कई सदियां लगती हैं इस कल्चर को डिफाइन होने में, तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक बड़ा वो निखर के आता है, और उस तरह से एक ख़ास अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। लेकिन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ मजाज लखनवी के बारे में। ओके। मजाज लखनवी, हालांकि वो रुदौली के थे, पैदा रुदौली में हुए, लेकिन लखनऊ को बहुत दिलो जान से वो निसार रहते थे लखनऊ पे। और लखनऊ का तो वही मामला है कि फासलों की जो ज़बां है हम समझते ही नहीं, हमको जो महसूस कर ले हम उसी के पास हैं। तो लखनऊ वाले जितने आज की डेट में आपको लखनऊ वाले मशहूर मिलेंगे, उनमें ज़्यादातर लखनऊ में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन वो सब लखनऊ वो लखनऊ वाले हो गए, लखनऊ ने उनको अपना बना लिया। तो हम हमेशा कहते हैं, मेरा कॉल है वो बहुत मशहूर हो गया कि लखनवी वो नहीं होता है जो लखनऊ में रहता है, लखनवी वो होता है जिसमें लखनऊ रहता है। कन्हैयालाल कपूर ने पूछा, उर्दू के बहुत बड़े सटायरिस्ट थे वो भी, कि मजाज ये ऊपर वाला है दिखाई क्यों नहीं देता? मजाज ने कहा भाई जैसी उसने दुनिया बनाई है, किसी को मुंह दिखाने काबिल ही कहाँ रहा। ज़बान को लेके बड़ी बातें होती हैं लखनऊ की, कि भाई लखनऊ की ज़बान, तो फिर शेर व शायरी, तो ये सारी चीज़ों पर किस्से और बनते चले जाते हैं। तो ज़बान पे कुछ सुनाइए। ज़बान पे सुनाते हैं शेर आपको, प्लीज। बुलबुल गज़ल सराई आगे हमारे मत कर, सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का। क्या बात है। तो ये मतलब देखिए एक मीठा एरोगेंस है ना, और हर जिसमें शायर में हर शायर में रहता है, बहुत ज़रूरी है। और वो है कि हमने कोई कह गया है कि अंदाज़े बयां और अपने बारे में ही कह गया है। और मेरे ख्याल से तभी शायरों में वो जो लड़ाई होती थी, शायरी की लड़ाई होती थी, उसमें हार जीत होती थी, तो उसमें एक पर्सनल बात थी ना। जिस ज़माने में वो लोग थे या जिसमें हम भी थे, ज़माना बहुत नाशुक्रा और कदरशनास नहीं है ना वो, तो ज़माना तो बड़े उनको फ़र्क नहीं पड़ता ना। फ़र्क अगर पड़ता होता तो इसी लखनऊ में मीर के मज़ार के साथ ये क्यों हुआ होता। और खाने के बारे में कुछ बात बताएं। हाँ, खाने के बारे में जैसे आम तौर पर क्या होता है कि लखनऊ को लोग समझते हैं कि भाई सिर्फ नॉनवेज का ही मामला है यहाँ। तो किस्सा आजकल मैं वेज खाने पे सुनाता हूँ। शरर ने लिखा, अब्दुल हलीम शरर ने, जो सबसे ऑथेंटिक आदमी है लखनऊ के इतिहास पर लिखने वाले, उन्होंने एक दाल बनाने वाले बावर्ची का किस्सा लिखा, दाल पकाने वाले। वाह। तो आसफुद्दौला की जो शोहरत थी वो इस पर थी कि वो बहुत दानशील हैं या बड़े उदार हैं और बड़े सखावत पसंद सखी हैं।
अब उनके पास एक बावर्ची आया, उसने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या करते हैं? उसने फरमाया कि मैं दाल पकाता हूँ। अब ये वो ज़माना है जब लखनऊ में इस बात को बड़ी अहमियत हासिल थी कि कोई बावर्ची कितने किस्म का खाना पका लेता है। अच्छा। तो बावर्ची जो नौकरी के लिए आते थे वो सब फरा चीजें बना लेता हूँ। 20 किस्म के पुलाव और 10 किस्म की दालें और 25 किस्म के मुर्ग और इस तरह से होता था मामला। अब ये आया एक आदमी, भैया मैं दाल पका लेता हूँ। सबको हैरत हुई कि सिर्फ दाल का आदमी है। फिर उसने और आगे हैरत को बढ़ाया, उसने कहा दाल नहीं, सब दालें नहीं, सिर्फ उड़द की दाल। सिर्फ उड़द की दाल बनाता। सबके तोते उड़ गए कि यार ये आदमी कह रहा है कि मैं सिर्फ उड़द की दाल पकाता हूँ और ये नौकरी चाह रहा है, ये क्या बात हुई? फिर खैर आसुदौला तो आसुदौला थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं नौकरी पे आपको रख लूँगा उड़द की दाल पकाने के लिए। अब वो आदमी फिर बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं मैं नौकरी करूँगा। अच्छा। मेरी 2 शर्तें हैं। अच्छा। साला ये तो उल्टा हो गया मामला कि भाई यहाँ तो जो नौकरी जो मांगने आता है वो आता है बिल्कुल हाथ जोड़ के दीनहीन बन के, और जो नौकरी देता है उसकी शर्तें होती हैं। है ना? लेकिन आसुदौला ने कहा चलो ठीक है तुम शर्तें बताओ। तो उसने कहा मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि भाई जब आपको दाल खाने का मन हो तो मुझे कम से कम 4-5 रोज़ पहले बता दे, ताकि मैं पूरा उसका एहतमाम कर सकूं, तैयारी कर सकूं। ऐसा नहीं है कि आपने चट से दाल कहा, मैं अपने हिसाब से मैं दाल पकाता हूं अपने हिसाब से। दाल के प्रति मेरा कमिटमेंट है। अच्छा। उसने कहा दूसरी शर्त ये है कि मैं, आप नवाब हैं, देखिए आप मसरूफ़ भी रहते हैं, आपका अपना मिजाज भी है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे ही मैं आपको बुलवाऊँ कि दाल तैयार हो गई है तो आप फ़ौरन चले आएँ, ताख़ीर ना करें, देरी ना करें, वरना जायका जो है मज़ा जो है वो चला जाएगा। अच्छा। और हाँ एक बात ये भी कही कि जो तनख्वाह है वो मैं 500 रुपये महीना लूँगा। अच्छा। 500 रुपये बहुत होता था, बहुत, लेकिन आसुदौला के लिए क्या बहुत था? उन्होंने कहा ठीक है भाई। गरज ये कि उस बावर्ची ने ख़ुद को आसुदौला के यहाँ मुलाजमत पर रख लिया। अब खैर काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन आसुदौला का जी हुआ कि भाई वो जो नया बावर्ची रखा है उसको बुलवाया जाए, उसकी आजमाइश की जाए, उड़द की दाल खाई जाए, जायका लिया जाए। तो उसको खबर करवाई गई 4 दिन पहले कि भाई हाँ ठीक है 4-5 दिन बाद जब दाल पकाना तो फिर नवाब साहब को बुला लेना। अब उसने दाल पकाई भैया तैयारी करके, और उसने बुलवाया नवाब साहब को। अब आसुदौला तो आसुदौला थे, तुरंत तो ये तो आहिस्तगी का शहर है, अभी इसका किस्सा आपको सुनाएंगे। तुरंत तो वो आए नहीं। उसने दूसरी आवाज़ लगाई, थिएटर में जैसे होती है ना पहली बेल वो। तो खैर फिर दूसरी आवाज़ लगाई। आसुदौला ने इरादा किया कि चलो अभी चलते हैं। तीसरी बेल, तीसरी बार बुलवाया। आसुदौला चलने को हुए लेकिन बहरहाल पहुँचे नहीं। अब वो गुस्सा हो गया बावर्ची, उसने उसी वक्त इस्तीफ़ा दिया और नौकरी छोड़कर, नौकरी से बरतरफ होके दरबार को छोड़कर, लखनऊ को छोड़कर चला गया। अब आसुदौला को जब ये पता चला कि यार ये इतना पक्का आदमी है, मतलब इतना खुददार आदमी है, चला गया नौकरी छोड़ के, जो एक बात पता चली जहाँ पर ये किस्सा आकर सिमटता है कि वो बावर्ची जो है उसने वो जो दाल पकाई थी उड़द की, वो पूरी दाल उसने एक सूखे हुए ठूठ पर, सूखे हुए पेड़ की जड़ में उलट दी। और कुछ दिनों बाद लखनऊ वालों ने देखा कि वो पेड़ जो है वो हरा होने लगा है, वो फिर से ज़िंदा होने लगा है। तो ये उस दाल का करिश्मा था। शरर ने लिखा है किस तरह से और किस खूबी की दाल उसने पकाई होगी, और क्या खुददारी थी और क्या रंगबाजी थी कि नवाब के सामने कह रहा भाई मेरी शर्तें हैं, और शर्तें मनवा ली। और आसुदौला जैसा नवाब कि उसने मान मिली वो शर्तें। खाने पीने का किस्सा लखनऊ का। वेदर तो गजब का हो गया हिमांशु, एक हल्की सी हवा चल रही है। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वाह वाह, दास्तां कहते कहते। हाँ, क्या दास्तां बात कहते कहते। शायरी वायरी की बात हो रही थी, तो हमने कहा भी शेर तो ऐसे हैं कि आप कोई भी लफ्ज आप दें, शायराना लफ्ज दें, मतलब आप किंग कर्तव्य विमूढ़ ना दे दिया जाए। कोई भी शब्द है, शेर सुनाया जा सकता है। अच्छा। उर्दू का कोई। मेरे बाल उड़ से रहे हैं और कम भी हैं, लेकिन हैं तो कुछ जुल्फ पे सुना।
जुल्फ पे सुना है ना? अरे वाह। जुल्फ पे वो कैफी साहब का बहुत मशहूर शेर है, हाँ तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा, नज़र मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नज़र झुकाई तो खाली सलाम कर लूँगा, जहान दिल पे हुकूमत उन्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूँगा। अदा 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 परियों की सूरत, हूर की आंखें गजालों की, गरज मांगे की हर एक चीज़ है इन हुस्न वालों की, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। तुम तुम हुए कि मीर हुए, सभी जुल्फ के असीर हुए। क्या बात। तू मुझ में और आप में मत दे किसी को दखल, मेरे और अपने बीच किसी को मत आने दो। और इसमें एक लफ्ज़ आएगा फितना साज, यानी कि बवाल पैदा करने वाले, लड़ाई लगवाने वाले। तू मुझ में और आप में मत दे किसी को दखल, होते हैं फितना साज यही दरमियाँ के लोग, ये जो बीच में आ जाते हैं ना चौधरी बनने, यही दो लोगों में बिगाड़ पैदा करते हैं। आप अगर इस कला को आप महसूस करना चाहते हैं, अपने पास आप परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हिमांशु का लिंक आपको नीचे मिलेगा, तो प्लीज़ रीच आउट टू हिमांशु। ये अमेजिंग स्टोरी टेलिंग का आर्ट फॉर्म है, और जिस तरह से किया जाता है वो मतलब इट्स इलेक्ट्रीफाइंग। मैं जब ऐसे जगह घूमता हूँ और ऐसे लोगों से मिलता हूँ, तो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मौका होता है कि मैं उस जगह को, उस शहर को, उस माहौल को, उस वक्त को किसी और के नज़र से देख पाता हूँ। और जैसे अभी आप सुन रहे हैं हिमांशु की बातें, हिमांशु एक बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हैं, और आज हम उनको परफॉर्म करते हुए नहीं, बोलते हुए सुन पा रहे हैं। अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।